वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग अर्ली मिडिएवल पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात पूर्व मध्यकाल के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसे राजपूत काल या फिर सामंतवादी काल भी कहा जाता है। और यह लगभग 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक था। तो कुछ वंश ऐसे थे जो प्राचीन भारत से शुरुआत होकर इस पूर्व मध्यकाल को पार किए और फिर मध्यकाल के शुरुआत होते होते इनका अंत हुआ। तो उन्हीं में से एक वंश था गंग वंश और दूसरा था जिसका नाम था उसी दक्षिण के क्षेत्र में कदम्ब वंश। तो यह कदम्ब वंश एक प्राचीन वंश था, लेकिन हालांकि यह ब्राह्मण वंश था, लेकिन ये अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय की संज्ञा देते थे। और इसके बाद इनका शासन काल लगभग पूर्व मध्यकाल के राजपूतों के समय समाप्त हुआ। तो कई लोग जो है इसे प्राचीन भारत में भी पढ़ते हैं। तो लेकिन चूंकि इसकी शुरुआत प्राचीन भारत से होकर पूर्व मध्यकाल तक चलती है, तो इसे हम लोग पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत में ही पढ़ेंगे। तो चलिए, इस प्राचीन काल का जो हिस्सा था और पूर्व मध्यकालीन समय का भी यह हिस्सा था कदम्ब वंश। यह एक छोटा सा वंश था दक्षिण भारत में जो गंग वंश के समय उदय हुआ था। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और शुरुआत करते हैं कदम्ब वंश को। तो दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण क्षत्रिय राजवंश, मुख्यतः ब्राह्मण वंश। तो यह जो कदम्ब वंश था यह दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण क्षत्रिय राजवंश था, जो कि मुख्यतः ब्राह्मण ही वंश था। जो यह ब्राह्मण वंश था और अपने आप को ये ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। तो दक्षिण भारत का एक ब्रह्म क्षत्रिय राजवंश, मुख्यतः ब्राह्मण राजवंश कौन था? तो कदम्ब वंश। इनका गोत्र मानव्य था। तो कदम्ब वंश का गोत्र क्या था? मानव्य। इनकी उत्पत्ति हारीति से हुई थी। कदम्ब वंश के लोगों के अनुसार वे हारीति पुत्र थे। तो कदम्ब वंश के लोगों के अनुसार ये जो कदम्ब वंश के लोग थे अपने आप को हारीति पुत्र के वंशज मानते थे, अर्थात इनकी उत्पत्ति हारीति से हुई थी। तो कदम्ब वंश की उत्पत्ति हारीति से हुई थी, अर्थात कदम्ब वंश के लोगों के अनुसार वे हारीति पुत्र थे। इनका वंशज जो था वह किसके वंशज थे? कदम्ब वंश के लोग तो हारीति पुत्र के वंशज थे। इस वंश का संस्थापक मयूर शर्मन नामक एक ब्राह्मण था। मयूर शर्मन विद्या अध्ययन के लिए कांची में रहता था। तो कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? तो मयूर शर्मन नामक एक ब्राह्मण जो विद्या के अध्ययन के लिए कहां पे रहता था? तो कांची में रहता था। याद रखेंगे कि कदम्ब वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था, जो एक ब्राह्मण था और यह विद्या अध्ययन के लिए कांची में रहता था। इस कदम्ब वंश का जो स्थापना स्थल था लगभग 345 ईस्वी में, अर्थात चौथी शताब्दी में कर्नाटक के क्षेत्र में, अर्थात दक्षिणापथ के दक्षिण पश्चिम में। तो कर्नाटक के क्षेत्र में अर्थात दक्षिणापथ के दक्षिण पश्चिम में इस कदम्ब वंश की स्थापना लगभग 345 ईस्वी के करीब हुई। किसने की? तो इस मयूर शर्मन ने। याद रखेंगे कि इसकी स्थापना स्थल लगभग 345 ईस्वी अर्थात चौथी शताब्दी में कर्नाटक के क्षेत्र में, अर्थात कर्नाटक को दक्षिणापथ कहा जाता है। साउथ का जो इलाका है वही दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ के दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट इलाके में इसका इलाका था। कब? कदम्ब वंश का 345 ईस्वी के लगभग इसका स्थापना हुआ। इसकी राजधानी बैजयंती अथवा बनवासी थी। तो बैजयंती को ही बनवासी कहा जाता है। तो कदम्ब वंश की राजधानी कौन थी? तो बनवासी, जिसका एक और नाम था बैजयंती। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के फलस्वरूप
पल्लवों की शक्ति कमजोर एवं कदम्ब वंश की स्थापना। मयूर शर्मन के द्वारा पल्लवों का विद्रोह एवं स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो जब गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त दक्षिणापथ अभियान पर चला जाता है तो इससे पल्लवों की शक्ति कमजोर हो जाती है और इसी का लाभ उठाकर मयूर शर्मन ने पल्लवों के विद्रोह को दबा दिया और इस प्रकार उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसका नाम था कदम्ब राज्य और कदम्ब वंश की स्थापना हुई। तो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के फलस्वरूप पल्लवों की शक्ति कमजोर एवं कदम्ब वंश की स्थापना, मयूर शर्मन के द्वारा पल्लवों का विद्रोह एवं स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो चूंकि गुप्त वंश का यहाँ पे चर्चा हो रहा है तो इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो कदम्ब वंश था एक प्राचीन वंश था जो प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू होकर पूर्व मध्यकाल से आगे बढ़ता हुआ मध्यकाल तक पहुंचता है और इसका मध्यकाल में अंत होता है। इसका कार्य वेदों का अध्ययन एवं वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान था। तो कदम्ब वंश के शासकों का कार्य क्या था? तो वेदों का अध्ययन एवं वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान, क्योंकि ये वास्तव में क्या थे? तो ब्राह्मण थे, हालांकि अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय मानते थे। याद रखेंगे, इनका मुख्य काम था वेदों का अध्ययन एवं वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान। इन्होंने एक उपराजधानी बनाई थी, पालासिका। तो इनकी उपराजधानी कहां थी? तो पालासिका में। याद रखेंगे कि कदम्ब वंश की राजधानी कहां थी? तो पालासिका। कदम्ब शासकों की वंशावली का पता तालगुंड स्तंभ लेख से। तो कदम्ब शासकों की वंशावली का पता कैसे चलता है? तो तालगुंड स्तंभ लेख से, तालगुंड के प्रशस्ति से। याद रखेंगे कि कदम्ब शासकों की वंशावली का पता तालगुंड अभिलेख से या तालगुंड की प्रशस्ति से पता चलता है। तो यह तो था कदम्ब वंश का प्राचीन इतिहास। इसके बाद हम लोग इसके शासकों पर आते हैं। तो सबसे पहला जो शासक था उसका नाम था मयूर शर्मन। तो मयूर शर्मन जो इस वंश का संस्थापक था, लगभग 345 ईस्वी में इस कदम्ब वंश की स्थापना की थी और इसका शासनकाल 360 ईस्वी के लगभग तक चला था। तो डेट एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि लगभग 345 ईस्वी से 360 ईस्वी तक मयूर शर्मन का शासनकाल था, अर्थात 345 ईस्वी के लगभग इसने मयूर शर्मन ने कदम्ब वंश की स्थापना की थी। तो पल्लवों के सीमांत अधिकारियों को परास्त कर श्री पर्वत के आसपास घने वनों पर अधिकार एवं कदम्ब वंश की स्थापना। तो मयूर शर्मन ने पल्लवों के सीमांत अधिकारियों को पराजित करके श्री पर्वत के आसपास घने वनों पर अधिकार करके कदम्ब वंश की स्थापना की। कालांतर में पल्लव शासकों का मैत्रिक संबंध तथा पल्लवों के द्वारा मयूर शर्मन के पश्चिमी समुद्र एवं प्रहेरा अर्थात तुंगभद्रा एवं मालप्रभा नदी के बीच प्रभुत्व का स्वीकार। तो बाद में पल्लव के शासकों ने इस मयूर शर्मन के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया और पल्लवों के द्वारा मयूर शर्मन के पश्चिमी समुद्र एवं प्रहेरा, पश्चिमी समुद्र अर्थात तुंगभद्रा और मालप्रभा नदी अर्थात प्रहेरा के बीच एक प्रभुत्व का स्वीकार किया गया कि चलिए आपका जो प्रभुत्व है वह तुंग प्रभा और मालप्रभा नदी के बीच हो गया। यह किसने स्वीकारा? तो पल्लवों ने। तो कालांतर में पल्लव शासकों का मैत्री संबंध किससे? तो मयूर शर्मन के साथ तथा पल्लवों के द्वारा मयूर शर्मन के पश्चिमी समुद्र एवं प्रहेरा अर्थात तुंगभद्रा एवं मालप्रभा नदी के बीच प्रभुत्व को स्वीकार। याद रखेंगे 18 अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करता। तो इस मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेघ
यज्ञ का अनुष्ठान किया। याद रखेंगे कि मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। याद रखेंगे कि मयूर शर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो 18 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसके बाद इसका पुत्र, जिसका नाम था कंग वर्मा या कंग बर्मन, जिसका शासनकाल लगभग 360 ईस्वी से 385 ईस्वी तक होता है, तो वह इस कदंब वंश का अगला शासक बनता है। कंग बर्मन मयूर शर्मन का पुत्र, जिसके द्वारा वाकाटक नरेश बिंध्य शक्ति द्वितीय, जो कि बासिम शाखा का था, के आक्रमण का सफलतापूर्वक रोक, फिर भी कुछ क्षेत्र वाकाटक के अधिकार में चला गया। बिंदसेन या बिंद शक्ति द्वितीय कुंतल राज्य का राजा था। तो याद रखेंगे मयूर शर्मन का पुत्र कंग बर्मन या कंग वर्मा 360 ईस्वी के लगभग इस कदंब वंश का अगला शासक बनता है, जो 385 ईस्वी तक शासन करता है। और उसने वाकाटक नरेश बिंद शक्ति द्वितीय, जिसका एक और नाम था बिंदसेन, जो कि कुंतल राज्य का राजा था, और वह बासिम शाखा से संबंधित था, तो उसके आक्रमण को इसने सफलतापूर्वक रोक लिया। किसने? तो कंग बर्मन ने। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र पल्लवों के वाकाटक के अधिकार में चला गया। तो मयूर शर्मन का पुत्र कंग बर्मन, जिसके द्वारा वाकाटक नरेश बिंद शक्ति द्वितीय, जो कि वासिम शाखा का था, उसके आक्रमण का सफलतापूर्वक रोका गया। फिर भी कुछ क्षेत्र वाकाटक के अधीन चला गया। और यह जो बिंद शक्ति द्वितीय था, जिसका एक और नाम था बिंदसेन, वह कुंतल राज्य का राजा था। इसके बाद अगले शासक बनते हैं भागीरथ, उसके बाद रघु। दोनों का शासन लगभग 425 ईस्वी तक था। तो कंग बर्मन के बाद कदंब वंश के अगले शासक बनते हैं कौन? तो भागीरथ, और उसके बाद रघु, और इन दोनों का शासनकाल लगभग 425 ईस्वी तक रहता है। तो भागीरथ 385 ईस्वी से लगभग 410 ईस्वी तक कदंब वंश का शासक रहता है। तो भागीरथ का शासनकाल लगभग 385 ईस्वी से 410 ईस्वी तक होता है। भागीरथ के काल में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा कालिदास के नेतृत्व में अपना दूत मंडल कुंतल नरेश के दरबार में भेजा गया। तो भागीरथ के समय में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा कालिदास के नेतृत्व में अपना एक दूत मंडल कुंतल नरेश के दरबार में भेजा गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस कदंब वंश के शासक काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा कालिदास के नेतृत्व में अपना एक दूत मंडल कुंतल नरेश के दरबार में भेजा गया। तो उसका नाम था भागीरथ, जिसका शासन काल लगभग 385 ईस्वी से 410 ईस्वी के करीब रहा। इसके बाद अगला शासक बनता है रघु। तो रघु जो था वह भागीरथ का बड़ा पुत्र था एवं अनेक शत्रुओं का विजेता की उपाधि प्राप्त हुई। तो याद रखेंगे कि अनेक शत्रुओं का विजेता यह उपाधि किसे मिली? तो भागीरथ के पुत्र रघु को, जिसका शासनकाल लगभग 410 से 425 ईस्वी तक रहा। तो 410 से 425 ईस्वी तक भागीरथ का पुत्र रघु कदंब वंश का शासक रहा, जो कि भागीरथ का पुत्र था, और इसे अनेक शत्रुओं का विजेता कहा गया। इंपॉर्टेंट है, अनेक शत्रुओं का विजेता। इसके बाद इस कदंब वंश का सबसे महानतम शासक, जिसका नाम था काकुत्स बर्मन या काकुत्स वर्मा, जिसका शासनकाल लगभग 425 ईस्वी से 450 ईस्वी के बीच रहता है। तो काकुत्स बर्मन या काकुत्स वर्मा, जिसका शासनकाल लगभग 425 ईस्वी से 450 ईस्वी तक रहता है, वह कदंब वंश का शासक बनता है। कदंब वंश का सबसे महान शासक
एवं रघु का छोटा भाई, इसकी शक्ति की प्रशंसा तालगुंड प्रशस्ति में। तो काकुत्स बर्मन कदम्ब वंश का सबसे महान शासक था और रघु का छोटा भाई था और इसकी शक्ति की प्रशंसा तालगुंड के अभिलेख में लिखा गया है, तालगुंड के प्रशस्ति में अंकित है। याद रखेंगे। कि काकुत्स बर्मन या काकुत्स वर्मा, जिसका शासनकाल लगभग 425 से 450 ईस्वी के बीच रहता है और वह कदम्ब वंश का सबसे महान शासक था एवं रघु का छोटा भाई था। इसकी शक्ति की प्रशंसा तालगुंड प्रशस्ति में अर्थात तालगुंड अभिलेख में लिखा गया है। अत्यंत समृद्धशाली शासक एवं इसकी पुत्रियों का विवाह गुप्त तथा वाकाटक वंश में। यह जो था काकुत्स वर्मन, यह एक अत्यंत प्रभावशाली और समृद्धशाली शासक था और इसने अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त वंश में और वाकाटक वंश में किया था। याद रखेंगे। यह तालगुंड में विशाल तालाब का निर्माण इंपॉर्टेंट है कि इस काकुत्स बर्मन ने तालगुंड में एक विशाल जलाशय या विशाल तालाब का निर्माण किया था। किसने? काकुत्स बर्मन ने या काकुत्स बर्मा ने। तो काकुत्स बर्मन ने तालगुंड में विशाल तालाब या जलाशय का निर्माण किया। यश एवं साम्राज्य का काफी विस्तार। तो इस काकुत्स बर्मन ने अपने यश एवं साम्राज्य का काफी विस्तार किया। इसके बाद इसका पुत्र शांति बर्मन, जिसका शासनकाल लगभग 450 ईस्वी से 475 ईस्वी तक रहता है, वह कदम्ब वंश का अगला शासक बनता है। शांति बर्मन काकुत्स बर्मन का पुत्र एवं अत्यंत यशस्वी शासक, 3 ताज अर्थात पट त्रय धारण करता था। तो यह जो शांति बर्मन था, काकुत्स बर्मन का पुत्र था एवं अत्यंत यशस्वी शासक था और यह 3 ताज अर्थात पट त्रय धारण करता था। अर्थात यह 3 प्रकार का मुकुट धारण करता था। 3 ताज या पट त्रय। पट का मतलब होता है ताज और त्रय का मतलब होता है 3। तो काकुत्स बर्मन का पुत्र एवं अत्यंत यशस्वी शासक 3 ताज अर्थात पट त्रय धारण करता था। इसके पुत्र मृगेश के अभिलेख के अनुसार शत्रुओं की महिलाओं को उनके महलों से बलपूर्वक निकाला। तो शांति बर्मन का पुत्र था मृगेश बर्मन। तो उसके अभिलेख से क्या पता चलता है कि इस शांति बर्मन ने अपने शत्रुओं की महिलाओं को उनके महल से बलपूर्वक निकाला। याद रखेंगे कि उसके पुत्र मृगेश के अभिलेख के अनुसार शत्रुओं की महिलाओं को उनके महलों से बलपूर्वक निकाला। किसने? तो शांति बर्मन ने। किससे पता चलता है कि इसके पुत्र मृगेश बर्मन के अभिलेख से। अपने राज्य का विभाजन कर दक्षिणी हिस्सा अपने छोटे भाई कृष्ण बर्मन के अधीन किया, पल्लवों के खतरा के कारण। तो इसके समय पल्लवों का काफी खतरा बढ़ गया था। तो इसी पल्लवों के खतरा के कारण इस शांति बर्मन ने अपने राज्य का विभाजन किया और उसका दक्षिणी हिस्सा अपने छोटे भाई कृष्ण बर्मन के अधीन किया। याद रखेंगे कि शांति बर्मन के समय पल्लवों का खतरा बढ़ गया था। तो पल्लवों के खतरा के कारण इसने अपने राज्य का विभाजन कर दिया और दक्षिणी हिस्सा अपने छोटे भाई कृष्ण बर्मन के अधीन कर दिया। कृष्ण बर्मन के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न पर पल्लवों के द्वारा हत्या, पुत्र विष्णु बर्मन का अभिषेक पल्लवों के द्वारा। तो कृष्ण बर्मन के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया गया, लेकिन पल्लवों के द्वारा इस कृष्ण बर्मन की हत्या कर दी गई और कृष्ण बर्मन का पुत्र विष्णु बर्मा का अभिषेक पल्लवों ने कराया। याद रखेंगे कि कृष्ण बर्मन के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया गया और इसकी हत्या पल्लवों ने कर दी।
लेकिन इसके पुत्र विष्णु वर्मा का अभिषेक किसने कराया? तो पल्लवों ने कराया। कि कृष्ण वर्मन के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न पर पल्लवों के द्वारा हत्या, पुत्र विष्णु वर्मा का अभिषेक पल्लवों के द्वारा। इसने अपनी राजधानी का निर्माण, शांति वर्मन ने राजधानी का निर्माण वैजयंती बनवासी तथा उपराजधानी निर्माण पालासी का किया। याद रखेंगे कि यह जो इनकी जो मयूर शर्मन, यह जो राजधानी बनाया था, यह राजधानी मयूर शर्मन ने बनाया था। याद रखेंगे कि मयूर शर्मन ने राजधानी किसके बनाया था? तो उपराजधानी बनाया पालासिका को और राजधानी बनाया था बनवासी को। यह चीज हमने पहले ही बताया था कि इन कदम्ब वंशों की जो राजधानी थी वह कहां पे थी? तो वैजयंती या बनवासी थी और उपराजधानी थी पालासिका, और इन दोनों का निर्माण किया था मयूर शर्मन ने। तो मयूर शर्मन ने राजधानी का निर्माण किया था वैजयंती या बनवासी, जबकि उपराजधानी बनाया पालासिका को। तो अभी हमने देखा शांति वर्मन को। इसके बाद इसका पुत्र आता है मृगेश वर्मन, जिसका शासनकाल लगभग 475 ईस्वी से 488 ईस्वी तक रहता है। याद रखेंगे मृगेश वर्मन का शासनकाल लगभग 475 से 488 ईस्वी के बीच रहता है। शांति वर्मन का पुत्र एवं बनवासी तथा पलासिका दोनों पर अधिकार। तो यह जो मृगेश वर्मन था शांति वर्मन का पुत्र था एवं इसका बनवासी और पालासिका दोनों पर अधिकार था। गंग तथा पल्लवों पर विजय। इस मृगेश वर्मन ने गंग और पल्लव दोनों पर विजय प्राप्त किया। विद्वान शासक, बुद्धिमान शासक एवं कुशल सैनिक। तो यह जो मृगेश वर्मन था कुशल सैनिक होने के साथ साथ एक विद्वान शासक था और एक बुद्धिमान शासक था। तो मृगेश वर्मन विद्वान शासक, बुद्धिमान शासक एवं कुशल सैनिक था। अपने पिता की स्मृति में पालासिका में एक जैन मंदिर का निर्माण और इसकी उदारता पूर्वक दान। याद रखेंगे कि इस मृगेश वर्मन ने अपने पिता शांति वर्मन की स्मृति में, शांति वर्मन की याद में पालासिका में एक जैन मंदिर का निर्माण किया और इसकी उदारता पूर्वक दान किया। याद रखेंगे, और इसको उदारता पूर्वक दान भी किया। घोड़े तथा हाथियों की सवारी का शौकीन। यह जो मृगेश वर्मन था वह घोड़े और हाथियों का शौकीन था। याद रखेंगे कि मृगेश वर्मन घोड़े एवं हाथियों की सवारी का शौकीन था। यह प्रश्न पूछा गया है कि किसने पालासिका में जैन मंदिर का निर्माण किया और उसे उदारता पूर्वक दान दिया? तो उसका नाम था मृगेश वर्मन, जो शांति वर्मन का पुत्र था, और इसने अपने पिता की याद में इस जैन मंदिर का निर्माण किया था। इसके बाद अगला शासक आता है रवि वर्मन, या जिसे रवि वर्मा कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका शासनकाल लगभग 500 से 538 ईस्वी के बीच रहता है। तो रवि वर्मन या रवि वर्मा जिसका शासनकाल 500 से 538 ईस्वी के बीच रहता है। यह देखिए 488 से 500 के बीच का जो शासनकाल होता है वह इतिहास में इंपॉर्टेंट नहीं है और अभिलेखों में इसके काल का वर्णन नहीं है। इसी कारण इसके बीच का जो शासनकाल है वह गैप खाली रहता है और अगला जो शासक बनता है रवि वर्मन या रवि वर्मा, उसके बारे में अभिलेखों में चर्चा है, जिसका शासनकाल 500 से 538 ईस्वी के बीच रहता है। हलसी लेख के अनुसार, हलसी किसका नाम था? तो इसी पालासेक का नाम था। पालासिका का नाम था हलसी। तो हलसी लेख के अनुसार विष्णुवर्धन तथा अन्य राजाओं को युद्ध में मारकर पालासिका में पल्लवों को निकालकर समस्त कदम्ब पर पुनः अधिकार एवं राजधानी बनवासी से हटाकर पालासिका अथवा हलसी, जो कि बेलगांव जिले में है कर्नाटक में। तो हलसी लेख के अनुसार इस रवि वर्मन या रवि वर्मा ने पल्लव नरेश विष्णुवर्धन
तथा अन्य राजाओं को युद्ध में मारकर पालासिका से पल्लवों को निकालकर समस्त कदम पर पुनः अधिकार कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य का पुनः निर्माण किया। और इसने अपनी राजधानी बनवासी से हटाकर पालासिका अथवा हालसी, तो इसी पालासिका को हालसी कहते हैं, तो वहां पे स्थापित कर लिया, जो कि कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। तो हलसी लेख के अनुसार विष्णुवर्धन तथा अन्य राजाओं को युद्ध में मारकर पालासिका से पल्लवों को निकालकर समस्त कदम पर पुनः अधिकार एवं राजधानी बनवासी से हटाकर कहां पे किया, तो पालासिका अथवा हालसी में स्थापित कर दिया। यह कहां पे है, तो बेलगांव जिले में है, जो कर्नाटक में पड़ता है, इंपॉर्टेंट जिला है। तो एक स्क्रीनशॉट ले इस कदम्ब वंश का। इसके बाद थोड़ा सा फैक्ट बचा है और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद और कदम्ब वंश को समाप्त करेंगे। सो वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से हम लोग इस कदम्ब वंश को कंटिन्यू करेंगे और इसके अंतिम शासक जिसका नाम था हरिवर्मा या हरिवर्मन, उसे देखेंगे और इसके बाद इस कदम्ब वंश की हो जाएगी समाप्ति। और उसके बाद दिल्ली के तोमर वंश, उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसी वीडियो में उसे समाप्त करेंगे। तो चलिए हरिवर्मन या हरिवर्मा को हम लोग देखते हैं। तो हरिवर्मन या हरिवर्मा जिसका शासनकाल लगभग 538 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। याद रखेंगे कि कदम्ब वंश का शासक हरिवर्मा या हरिवर्मन जिसका शासनकाल लगभग 538 से 550 ईस्वी तक था। रवि वर्मा का पुत्र एवं कदम्ब वंश का अगला शासक, तो यह जो हरिवर्मा था वह रवि वर्मा का पुत्र था और कदम्ब वंश का अगला शासक बना। शांति प्रकृति का शासक, यह जो हरिवर्मा था वह युद्ध में विश्वास नहीं करता था और यह शांति की प्रवृत्ति का शासक था, अर्थात शांति व्यवस्था बनाए रखने में विश्वास करता था। 545 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम के द्वारा कदम्ब राज्य के उत्तरी हिस्से पर कब्जा एवं बादामी अर्थात बातापी में राजधानी निर्माण। तो 545 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम ने कदम्ब राज्य के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और बादामी अर्थात बातापी में राजधानी का निर्माण किया। तो 545 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम ने कदम्ब राज्य के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया और बादामी या फिर बातापी को अपनी राजधानी बनाया। हरिवर्मा के समय कदम्बों में पारिवारिक एकता का अभाव था। पारिवारिक कलह के कारण इसी का लाभ उठाकर गंग वंश के द्वारा दक्षिण भाग पर कब्जा। तो हरिवर्मा के समय पारिवारिक कलह के कारण कदम्ब शासकों में पारिवारिक एकता का अभाव था, तो इसी का लाभ उठाकर गंग वंश के द्वारा इस कदम्ब वंश के दक्षिण भाग पर कब्जा कर लिया गया। याद रखेंगे दक्षिण में कदम्ब वंश की छोटी शाखा हरिवर्मा के पुत्र कृष्णवर्मा प्रथम के द्वारा निर्माण। तो हरिवर्मा के पुत्र जिसका नाम था कृष्णवर्मा प्रथम, उसने दक्षिण में कदम्ब वंश की एक दूसरी शाखा छोटी शाखा का निर्माण किया। तो हरिवर्मा के पुत्र कृष्णवर्मा प्रथम के द्वारा कदम्ब के इलाके के दक्षिण भाग में एक और छोटी शाखा का निर्माण किया गया। किसकी? तो कदम्ब वंश की एक छोटी शाखा का निर्माण किया गया। कृष्णवर्मा प्रथम के पुत्र कृष्णवर्मा द्वितीय जिसका शासनकाल 550 से 556 ईस्वी के लगभग रहता है,
तो इसके द्वारा बड़ी शाखा के शासक हरि वर्मा पर आक्रमण कर बड़ी शाखा के अंतिम शासक हरि वर्मा का अंत किया गया। तो कृष्ण वर्मा प्रथम के पुत्र कृष्ण वर्मा द्वितीय, जो कि छोटी शाखा का संस्थापक था कृष्ण वर्मा प्रथम, उसका पुत्र कृष्ण वर्मा द्वितीय, जिसका शासनकाल लगभग 550 ईस्वी से 556 ईस्वी तक रहता है, तो उसने बड़ी शाखा के शासक हरि वर्मा पर आक्रमण करके बड़ी शाखा के अंतिम शासक हरि वर्मा का अंत कर दिया। याद रखेंगे, कृष्ण वर्मा द्वितीय तथा उसके पुत्र अज वर्मा के समय पुलकेशिन प्रथम के पुत्र कीर्ति वर्मन तथा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवासी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया और कदम्ब राज्य की समाप्ति हो गई। तो कृष्ण वर्मा द्वितीय और उसके पुत्र अज वर्मा के समय पुलकेशिन प्रथम के पुत्र कीर्ति वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवासी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया और इस प्रकार कदम्ब राज्य की समाप्ति हो गई। याद रखेंगे कि कृष्ण वर्मा द्वितीय और उसके पुत्र अज वर्मा के समय पुलकेशिन प्रथम के पुत्र कीर्ति वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवासी को अपने राज्य में मिला लिया गया और कदम्ब राज्य की समाप्ति हो। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद एक बार फिर से 10वीं सदी के अंतिम चरण में उदय 13वीं शताब्दी तक कदम्बों की अनेक छोटी छोटी शाखाओं का दक्कन एवं कोंकण राज्य पर राज, जिसमें हंगल और गोवा प्रमुख केंद्र थे। तो राष्ट्रकूटों के पतन के बाद एक बार फिर से कदम्ब वंश 10वीं सदी के अंतिम चरण में उदय हुआ और 13वीं शताब्दी तक कदम्बों की अनेक छोटी छोटी शाखाओं का दक्कन एवं कोंकण पर राज हुआ, जिसमें हंगल और गोवा प्रमुख केंद्र थे। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रकूटों के पतन के बाद एक बार फिर से 10वीं सदी के अंतिम चरण में इस कदम्ब वंश का उदय हुआ और 13वीं शताब्दी तक कदम्बों की अनेक छोटी छोटी शाखाओं का दक्कन एवं कोंकण पर राज शुरू हो गया, जिसमें हंगल और गोवा प्रमुख थे। लगभग 1000 वर्षों के गिरते पड़ते शासन का दिल्ली सल्तनत के द्वारा पूर्ण सफाया। तो इस कदम्ब वंश के लगभग 1000 वर्षों के गिरते पड़ते शासन का दिल्ली सल्तनत के द्वारा पूर्णतः सफाया हो गया, पूर्णतः विनाश हो गया। तो यह तो था कदम्ब वंश। इसके बाद हम शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली के तोमर वंश को। तो दिल्ली के तोमर वंश को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो दिल्ली का तोमर वंश, तोमर, तंवर या कुंतल उत्तर पश्चिम भारत का एक राजपूत गोत्र था। वर्तमान में तोमर वंश के लोग उत्तर भारत के जाटों, गुर्जर एवं राजपूतों के रूप में हैं। याद रखेंगे कि तोमर वंश, तंवर वंश या कुंतल वंश एक ही है। तो तोमर, तंवर या कुंतल उत्तर पश्चिम भारत का एक राजपूत गोत्र है। राजपूत गोत्र था अर्थात राजपूत वंश था। वर्तमान में तोमर वंश के लोग कहां कहां पे बसे हैं? तो उत्तर भारत के जाट, गुर्जर एवं राजपूतों के रूप में बसे हुए हैं। याद रखेंगे। परीक्षित के पोते अर्जुन, जो कि पांडव शासक था, उसके चंद्रवंशी वंशज। तो यह जो दिल्ली के तोमर वंश थे, ये अपने आप को परीक्षित के पोते अर्थात अर्जुन, जो कि पांडव राजा था, पांचों पांडव, उसी में से अर्जुन भी था, तो जो कि एक चंद्रवंशी था। तो इसी कारण ये अर्जुन के वंशज मानते हैं अपने आप को, अर्थात ये चंद्रवंशी वंशज हैं। तो दिल्ली के तोमर वंश के लोग परीक्षित के पोते अर्थात अर्जुन, जो कि पांडव था, उसके चंद्रवंशी वंशज मानते हैं। याद रखेंगे, परीक्षित के पोते अर्जुन अर्थात पांडव के चंद्रवंशी वंशज। तो ये दिल्ली के तोमर वंश कौन से वंश के थे? तो चंद्रवंशी वंशज थे।
क्योंकि ये अपने आप को अर्जुन के वंशज मानते थे, जो कि परीक्षित का पोता था, पांचों पांडवों का एक भाई अर्जुन। सबसे पहला शिलालेख पेहोवा गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल प्रथम, जो कि 885 से 910 ईस्वी तक शासक था, प्रतिहार शासक के शिलालेख तोमर वंश का पहला शिलालेख के अनुसार तोमर प्रमुख गोगा महेंद्र पाल प्रथम का जागीरदार। तो दिल्ली के तोमर वंश का पहला शिलालेख कौन था? तो याद रखेंगे, उसका नाम था पेहोवा गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल प्रथम, जिसका शासनकाल लगभग 885 से 910 ईस्वी तक था। तो उसके शिलालेख के अनुसार तोमर का जो प्रमुख था गोगा, वह महेंद्र पाल प्रथम का जागीरदार था। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के तोमर वंश का पहला शिलालेख कौन था? तो वह था राजा पेहोवा गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल प्रथम का शिलालेख, जो कि 885 से 910 ईस्वी के बीच लिखा गया था। तो इसके अनुसार तोमर का जो प्रमुख था गोगा, वह महेंद्र पाल प्रथम का जागीरदार था, अर्थात गुर्जर प्रतिहारों का जागीरदार था। याद रखेंगे, पुराणों के अनुसार आरंभ में तोमरों का निवास हिमालय के निकटस्थ किसी उत्तरी प्रदेश में। तो पुराणों में क्या कहा गया है कि तोमर वंश का प्रारंभिक निवास कहां था? तो हिमालय के निकट किसी उत्तरी प्रदेश में। तो याद रखेंगे, पुराणों के अनुसार आरंभ में तोमरों का निवास हिमालय के निकटस्थ किसी उत्तरी प्रदेश में था। 10वीं शताब्दी तक इनका राज्य करनाल एवं थानेश्वर तक दक्षिण में चौहान के सामंत के रूप में शासन। तो याद रखेंगे कि 10वीं शताब्दी तक इनका राज्य अर्थात तोमर वंश का राज्य कहां तक था? तो करनाल एवं थानेश्वर तक था। दक्षिण में चौहान के सामंत के रूप में इनका शासन था। याद रखेंगे, 9वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के तोमर राजपूतों के द्वारा वर्तमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में शासन। तो 10वीं शताब्दी तक इनका राज्य, 9वीं से 12वीं शताब्दी तक इन तोमर वंशों का राज्य कहां से कहां तक था? तो दिल्ली के तोमर राजपूतों के द्वारा वर्तमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में शासन था। याद रखेंगे, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार तोमर का उल्लेख गुप्त युग के दौरान रचित पुराणों में, जिनका निवास स्थान पंजाब से सटे कश्मीर में। तो याद रखेंगे, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार तोमर वंशों का उल्लेख कहां किया गया है? तो गुप्त युग में, गुप्त वंश के युगों में रचित पुराणों में, जिनका निवास स्थान कहां था? तो पंजाब से सटे कश्मीर में। याद रखेंगे कि इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार तोमर का उल्लेख गुप्त युग के दौरान रचित पुराणों में, जिनका निवास स्थान पंजाब से सटे कश्मीर में था। प्राचीन इंद्रप्रस्थ, पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, जो कि महाभारत में इसकी चर्चा है। तो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो इंद्रप्रस्थ, जिसकी चर्चा कहां पे है? तो महाभारत में। तो प्राचीन इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास अर्जुन और उनके पूर्वजों के कारण अर्जुनयन में उत्पन्न होने का अनुमान। तो प्राचीन इंद्रप्रस्थ जिसका वर्तमान नाम दिल्ली है, तो उसके आसपास अर्जुन और उनके पूर्वजों के कारण ये अर्जुनयन में उत्पन्न होने का अनुमान लगाते हैं। क्योंकि इनकी उत्पत्ति किससे हुई थी? तो अर्जुनयन से। क्योंकि अर्जुन का निवास स्थान कहां था? तो इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के आसपास, और उसके पूर्वजों का भी उत्पत्ति दिल्ली के आसपास, इंद्रप्रस्थ के आसपास हुआ था। तो इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो अर्जुनयन, अर्थात इनका वंशज अर्जुनयन था। अर्जुन के ये वंशज थे। याद रखेंगे, इनका पूर्वज अर्जुन।
आईने अकबरी जिसके रचयिता थे अबुल फजल के अनुसार जीतपाल के वंशज जीतपाल मालवा क्षेत्र में एक शक्तिशाली जमींदार और रईसों के रूप में शासक चुना गया था। जब उन्होंने परमार राजा को सिंहासन के योग्य नहीं पाया था। तो याद रखेंगे कि आईने अकबरी जिसके रचयिता थे अबुल फजल, तो उसके अनुसार ये जो तोमर वंश थे ये जितपाल के वंशज थे। और जितपाल कौन थे? तो मालवा क्षेत्र में एक शक्तिशाली जमींदार थे और रईसों के रूप में शासक के रूप में इन्हें चुना गया था। रईसों के रूप में इन्हें शासक चुना गया था और उन्होंने परमार राजा को सिंहासन के योग्य नहीं पाया था। याद रखेंगे। बर्डी परंपरा के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फैक्ट पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि दिल्ली की स्थापना किसने की? तो अनंगपाल ने, अनंगपाल प्रथम ने, जिसे हम लोग अनंगपाल तोमर भी कहते हैं। तो बर्डी परंपरा के अनुसार तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल प्रथम, जो कि जितपाल का वंशज था, जिसके द्वारा 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना। याद रखेंगे। तो किस परंपरा के अनुसार? तो बर्डी परंपरा के अनुसार, बर्डी परंपरा के अनुसार तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो अनंगपाल प्रथम, अनंग जो कि जितपाल का वंशज था, जिसके द्वारा 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना हुई। तो दिल्ली की स्थापना इसी किसने की? तो अनंगपाल प्रथम ने। अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है। 736 ईस्वी में इसने दिल्ली की स्थापना की और यह जीतपाल का वंशज था, जो कि मालवा क्षेत्र का एक शक्तिशाली जमींदार था। और यह कैसे पता चलता है? तो बर्डी परंपरा के अनुसार सोमेश्वर, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पिता था, के बिजौलिया शिलालेख के अनुसार उनके भाई बिगरा राज चतुर्थ ने दिल्ली का अर्थात दिल्ली और आसी का अर्थात हासी को पकड़कर तोमर शासक पर विजय। याद रखेंगे कि सोमेश्वर, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे, उनके बिजौलिया शिलालेख के अनुसार उनके भाई बिगड़ा राज चतुर्थ ने दिल्ली का अर्थात दिल्ली और आसी का अर्थात हासी को पकड़कर तोमर शासक पर विजय कर लिया। याद रखेंगे। तो यह तो था दिल्ली का तोमर वंश। तो कुछ देर बाद हम लोग मिलेंगे और दिल्ली के तोमर वंश को कंटिन्यू करेंगे और इसे समाप्त करेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें।